जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। क्या भारतीय थल सेना और भारत की सरकार के बीच कोई शीत युद्ध जैसी स्थिति आ गई है? लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब हमने पिछला प्रोग्राम किया भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि के सवाल को लेकर, प्रोग्राम करते ही भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि 10 मई 1950 है और उन्हें अगले साल जून में ही रिटायर हो जाना है। जबकि जनरल वीके सिंह का कहना है और सेना के कागजात बताते हैं कि उनकी जन्मतिथि 10 मई 1951 है। इससे एक शीत युद्ध की स्थिति बन गई है। कौन होगा अगला थल सेनाध्यक्ष? जनरल विक्रम सिंह। अगर जनरल वीके सिंह 10 मई 1950 की जन्मतिथि के आधार पर अगले जून में रिटायर होते हैं तो जनरल विक्रम सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह भारतीय सेना के अगले थल सेनाध्यक्ष होंगे। भारतीय थल सेनाध्यक्ष होने वाले थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह के खिलाफ एक सांसद ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। आप कांप जाएंगे, सहम जाएंगे। उन सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि भारतीय थल सेनाध्यक्ष के होने वाले थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह के परिवार का एक सदस्य पाकिस्तान का नागरिक है। थल सेनाध्यक्ष के बेटे की पत्नी, उनकी बहू पाकिस्तान की नागरिक है। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री इस खत का फौरन जवाब देते और खंडन करते कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया। प्रधानमंत्री की तरफ से खंडन तो आया ही नहीं, बल्कि उनके साथ राज्य मंत्री नारायण स्वामी ने इन सांसद महोदय को संसद में घेरा और उनके ऊपर दबाव डाला कि वो ये खत वापस ले लें। क्यों? आखिर क्या राज है कि प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि खत लिखने वाले सांसद इस खत को वापस ले लें? इस राज के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की बहू पाकिस्तानी नागरिक है। वो भारत के भावी थल सेनाध्यक्ष हैं। वो अक्सर अपने बेटे और पाकिस्तानी बहू से मिलने दुबई जाते रहते हैं। दरअसल सेना का ये सख्त नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सेना में है वह या उसका करीबी रिश्तेदार किसी विदेशी नागरिक से शादी करता है तो उसे सूचना भी देनी होगी। यहाँ तो किसी भी विदेशी नागरिक से नहीं, पाकिस्तानी नागरिक से शादी का मामला है। अगर ये खबर सही है तो भारत के भावी थल सेना अध्यक्ष के घर में पाकिस्तानी नागरिक होगा जिसके पास सेना के सारे राज होंगे। हमेशा खतरा बना रहेगा कि ये राज या खुफिया सूचनाएं कहीं पाकिस्तान न पहुंच जाएं। संसद का एक वरिष्ठ सांसद यदि प्रधानमंत्री को खत लिखे और पूछे कि क्या सरकार द्वारा भारत के थल सेना अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल की बहू पाकिस्तानी है, उनके दुबई में काम करने वाले बेटे की पत्नी है, तो यह गंभीर मामला बन जाता है। यह मामला और भी गंभीर तब बन जाता है जब प्रधानमंत्री कार्यालय इसका उत्तर देने की जगह उस सांसद पर उनकी पार्टी द्वारा दबाव डलवाता है कि वे इस खत को वापस ले लें। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री से जुड़े एक मंत्री नारायण स्वामी संसद में ही सांसद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप खत वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री काफी अपसेट है। सांसद कहते हैं कि अच्छा हो प्रधानमंत्री 4 लाइन का उत्तर भेजें कि उनके द्वारा खत में उठाए गए सवाल गलत है, पर प्रधानमंत्री अब तक खामोश है। प्रधानमंत्री द्वारा अब तक खत का जवाब न देना बताता है कि आरोप सही है। इनके बारे में अंग्रेजी के एक मशहूर साप्ताहिक ने रिपोर्ट छापी है कि जब ये कांगो में भारतीय शांति सेना के चीफ थे तो वहाँ रहे कुछ सिपाही और अफसरों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसकी जांच भारतीय सेना कर रही है। जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए तो 36 सिखों की हत्या हुई थी, जिसकी जांच में पता चला कि इसमें काफी संदेह है कि ये हत्याएं आतंकवादियों ने की है। इसमें अनदेखी का आरोप इन्हीं जनरल साहब पर लगा। जब ये कश्मीर के कोर कमांडर थे तो एक 65 साल के व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह फर्जी एनकाउंटर था। अनंतनाग के डीआईजी ने जांच रिपोर्ट आने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत के भावी थल सेना अध्यक्ष ने कोर कमांडर रहते हुए सेना से प्रशस्ति पत्र भी ले लिया। कश्मीर में ही रहते हुए कैसे दुकानों के आवंटन में धांधली हुई, इस पर भी सांसद ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस खत का जवाब नहीं दिया। अगर यह आरोप किसी विपक्ष के सांसद ने लगाया होता तो बात कुछ और होती। यह आरोप यूपीए गठबंधन के एक सांसद ने लगाया है। ऐसी ही एक चिट्ठी रक्षा मंत्री को भी मिली है, जिसका रक्षा मंत्री ने जवाब जरूर दिया। रक्षा मंत्री को सांसद महोदय ने लिखा था
कि जनरल दीपक कपूर के खिलाफ आदर्श मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीबीसी और सीबीआई के पास मामले भेज दिए हैं। जब हमने इन दोनों संस्थाओं से पता लगाया तो पता चला कि यहाँ इस मामले पर पूरी खामोशी भी है और गोपनीयता भी। एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह है जिन पर भीषण आरोप हैं, लेकिन सरकार चुप है। इन मामलों की जांच करने के बजाय सरकार उन्हें अगला आर्मी चीफ बनाने के लिए झूठ का सहारा लेने में भी कोई कोताही नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर थल सेना अध्यक्ष के मामले में सरकार का रवैया ऐसा है जिससे लगता है कि जनरल वीके सिंह के साथ अन्याय हुआ है। आखिर क्या वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के गंभीर आरोपों में घिरे होने के बाद भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री उन्हें भावी सेनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं? उनके बेटे ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की, ये खबर दिए जाने के बाद भी उन्हें सेनाध्यक्ष जैसे अति संवेदनशील पद पर क्यों बैठाया जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ उनका प्रधानमंत्री के समाज का होना ही एक कारण है या इसके पीछे किसी बड़ी विदेशी ताकत का भारत सरकार पर दबाव है? सवाल एक और है, सेनाध्यक्ष के घर में रणनीति बनती है, हथियारों की खरीद फरोख्त के फैसले होते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई एक एक बात होती है। अगर उस घर में विदेशी नागरिक हो और खासकर पाकिस्तान का नागरिक हो, डर यह है कि अगर वो खबरें किसी और भी तरह से लीक हुई, शक होगा कि उनके घर से लीक हुई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस गया, सरकार हार जाएगी। हार का खतरा उठाते हुए भी क्यों सरकार ये फैसला करने पर उतारू है? और ऐसा फैसला जिसके परिणाम स्वरूप रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने के लिए विवश होना पड़ सकता है। हमने जनरल वीके सिंह के खिलाफ आरोप छान मारे, हमें एक भी आरोप नहीं मिला। हम चाहेंगे, सार्वजनिक रूप से हम ये ऐलान करते हैं, हम चाहेंगे जिनके पास भी जनरल वीके सिंह के खिलाफ आरोप हों वो हमसे मिलें, हमें लिखें, ईमेल करें। हम उन आरोपों को इन्वेस्टिगेट करके आपको बताएंगे। अभी तो हमें एक ही आरोप मिला है कि उन्होंने अपनी जन्म तिथि पहले 1950 लिखी, जिसे बाद में 1951 हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में कहा गया। इस आरोप की सफाई के लिए जनरल वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो उन्हें ये दाग लिए हुए रिटायर होना पड़ेगा। उसी कड़ी में सरकार के चुने भावी सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के खिलाफ काफी कुछ बातें संयोग से हमारे हाथ लग गई। देश के भावी थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह पर और क्या क्या आरोप हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा इंतजार। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। हम आज बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ आपको भारत के भावी थल सेनाध्यक्ष पर लगे आरोपों के बारे में बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि सरकार जिसे थल सेनाध्यक्ष बनाना चाहती है वो महान सज्जन, उनके परिवार का एक सदस्य पाकिस्तान का नागरिक है। प्रधानमंत्री को इसके बारे में एक सांसद ने जानकारी दी, लेकिन सरकार चुप है, प्रधानमंत्री कार्यालय चुप है। अब हम आपको बताते हैं कि जनरल वीके सिंह के बाद जो भी थल सेनाध्यक्ष बनेगा उसके जिम्मे कौन कौन से महत्वपूर्ण काम होंगे। देश की सुरक्षा तो एक जिम्मेदारी है ही, पाकिस्तान और चीन का खतरा भी बना हुआ है, कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ की चुनौती भी है। इन सब से अलग उस थल सेनाध्यक्ष को कई डिफेंस कॉन्टेक्स्ट पर फैसला लेना है। भारतीय सेना इन्फेंट्री राइफल होविट्जर की अब तक की सबसे बड़ी खरीदार करने वाली है और आपको बताएं लगभग 40,000 करोड़ के हथियार भारतीय सेना खरीदने जा रही है। उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री में अभी से ही लॉबिंग शुरू हो चुकी है। अब जब डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि पर अपना फैसला सुना ही दिया है तो डिफेंस डील्स पर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की फैसला लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि का विवाद किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या इस साजिश में नेता, मंत्री, आर्म्स डीलरों, उद्योगपति और सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल तो नहीं है? क्या रक्षा मंत्रालय इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि अगर सेनाध्यक्ष पर इस तरह का इल्जाम लगाया गया तो बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिकों के मोरल पर,
उनके मनोबल पर क्या असर होगा, ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह पर लगे आरोपों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह का विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर 1972 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े थे। फिलहाल वो ईस्टर्न कमांड के मुखिया हैं, सेनाध्यक्ष पद के मुख्य दावेदार भी। लेकिन 38 साल के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। मसलन जब वो कश्मीर में ब्रिगेडियर के रूप में तैनात थे, तब फर्जी मुठभेड़ के आरोपियों को बचाने के लिए विक्रम सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखा। पूरा किस्सा कुछ यूं है। 20 मार्च 2000 को जब बिल क्लिंटन भारत दौरे पर थे, तब कश्मीर के छत्तीस सिंहपुरा में 36 सिखों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। इसके ठीक 5 दिन बाद सेना के जवानों ने अनंतनाग के पथरी बल में 5 नागरिकों को इस आरोप में मार गिराया कि ये सिख नरसंहार की घटना में शामिल थे। 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। तब उसमें ब्रिगेडियर विक्रम सिंह के उस पत्र को भी शामिल किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि उक्त घटना में शामिल सेना के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत विशेष अधिकार मिला हुआ है। इस पत्र की संख्या है A/38240/MO3A और इसे 31 दिसंबर 2004 को लिखा गया था। सीबीआई ने इस पत्र के माध्यम से सेना की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। एक और गंभीर आरोप में विक्रम सिंह फंस सकते हैं। मामला 2008 में यूएन के शांति सेना के तौर पर कोंगो गए सिख रेजिमेंट के 51 अधिकारियों और जवानों द्वारा वहां पर बलात्कार और सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप हैं। मेरठ स्थित आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इस रेजिमेंट के 120 अधिकारियों और जवानों की एक कंपनी कोंगो गई थी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह संभाल रहे थे। जाहिर है, अगर जांच में उक्त आरोप सही पाए गए तो ये लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के करियर पर काला धब्बा साबित होंगे। अब सवाल ये है कि इस तरह के आरोप के बावजूद क्या इन्हें सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम लिखा गया एक पत्र हाथ लगा। इस पत्र को यूपीए के एक सांसद ने लिखा है। इस पत्र को तृणमूल सांसद अंबिका बनर्जी ने 7 जुलाई 2011 को प्रधानमंत्री को लिखा। सांसद महोदय को ये पत्र लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के ऊपर एक और संगीन आरोप का खुलासा करता है। हावड़ा से तृणमूल कांग्रेस सांसद अंबिका बनर्जी अपने इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के एक कारनामे के बारे में सूचित करते हैं और कार्रवाई की भी मांग करते हैं। बनर्जी इस पत्र में लिखते हैं कि कोर कमांडर पद पर रहते हुए विक्रम सिंह ने HQ-15 कोर में 10 दुकानें आवंटित की थीं। वो लिखते हैं कि उन्हें बताया गया है कि विक्रम सिंह ने इस आवंटन के बदले हर एक दुकान के लिए 3 से 5 लाख रुपए लिए। बनर्जी इस मामले को शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री से इस मामले को देखने के लिए कहते हैं और ये भी अनुरोध करते हैं कि जब तक जांच पूरी न हो तब तक के लिए विक्रम सिंह को उनकी संवेदनशील तैनाती से हटा दिया जाए। बहरहाल प्रधानमंत्री की ओर से इस मसले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, किसी को नहीं पता और क्या इस मामले पर अब भी कोई कार्रवाई होगी, कहा नहीं जा सकता। सवाल ये उठता है कि सरकार थल सेना अध्यक्ष की जन्मतिथि पर गलत फैसला लेकर आखिर क्या साबित करना चाहती है। सरकार के इस फैसले से 2 बातें होंगी। पहली बात यह कि इस फैसले की वजह से अगला थल सेना अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो विवादों में रहा है। दूसरी ये कि इस फैसले से एक शानदार योद्धा थल सेना अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। अगर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह थल सेना अध्यक्ष बनते हैं तब लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक को यह मौका नहीं मिल पाएगा। वो इस वक्त नॉर्दर्न कमांड के मुखिया हैं। विभिन्न परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव उन्हें अन्य सैन्य अधिकारियों से अलग करता है। लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक को विद्रोहियों और काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध करने का एक लंबा अनुभव है। कश्मीर से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व तक में उन्होंने एक सक्षम सेना अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। पटनायक नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से पढ़कर 1972 में कमीशन ऑफिसर बने। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक भी किया। वो ऑपरेशन पराक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक अपने कैरियर के दौरान सेना के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पदों पर रहे। मसलन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ADG रहे। साथ ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी और आर्मी वार कॉलेज को भी अपनी सेवाएं उन्होंने दी। लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक को उत्तर पूर्व क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 2 बार प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है।
ऑपरेशन पराक्रम में विशेष योगदान के लिए 2003 में उन्हें युद्ध सेवा मेडल भी मिल चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 2 सप्ताह पहले 2 टूक में जब हमने थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को लेकर सच्चाई बताई, तब रक्षा मंत्रालय में किस तरह हलचल मची। एक छोटा सा ब्रेक, सच्चाई से पर्दा हटाते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना राजनीति की शिकार हो गई है। सेनाध्यक्ष पद के लिए अगर कहें तो षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने जैसे ही चौथी दुनिया साप्ताहिक अखबार और 2 टूक में थल सेना अध्यक्ष की जन्मतिथि की सच्चाई का खुलासा किया, वैसे ही अंग्रेजी चैनलों के 2 महान पत्रकारों की दलाली ने सरकार को हिम्मत दी और सरकार ने न्याय के खिलाफ फैसला लिया। ये दोनों लोग, इनमें से एक का नाम अभी सीएजी की रिपोर्ट में इनके चैनल का नाम आया है। जनरल की डेट ऑफ बर्थ 1950 मान ली और ये घोषणा की सरकार ने कि वो जून में रिटायर हो जाएंगे। अब इस फैसले के आधार पर यदि यूपीएससी के द्वारा सेना में जाने वाले कैंडिडेट्स अभी जो अफसर बनने के लिए जा रहे हैं, अपनी जन्मतिथि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से अलग लिखें और कहें कि नहीं उनकी जन्मतिथि ये है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो लिखी है वो नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? उन्हें मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार का ये फैसला विवादों का, जन्मतिथि से जुड़े विवादों का पिटारा खोल देगा। सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कि जन्मतिथि विवाद में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अंतिम प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश बनाम एक सज्जन के केस में यह फैसला दे चुका है। पर भारत की महान सरकार अपनी हार की इबारत खुद लिख रही है, जिसकी स्याही भारत के अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने खुद सप्लाई की है। वैसे वाहनवती साहब भी खूब हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का 2 साल तक बचाव किया और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सरकार के लिए लड़ना है। वे इस केस में खुद भी गवाह हैं और जानते हैं उनका गवाही का नंबर क्या है? 125वां नंबर है। थल सेना अध्यक्ष की जन्मतिथि की सच्चाई का जब खुलासा हुआ, तब जनरल वीके सिंह को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुलाया और बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि अन्याय हुआ है। कांग्रेस के एक शक्तिशाली महासचिव ने बताया कि जनरल वीके सिंह चाहे तो ये दाग लिए रिटायर हो जाएं, हम उन्हें राज्यपाल बनेंगे और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और अगर वे इसे दाग मानते हैं तो इसे वहां से साफ करा लें। वैसे जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को लेकर रक्षा मंत्री परेशान हैं। उन्होंने एक भूतपूर्व रक्षा मंत्री से कहा कि वो वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि को लेकर परेशान हैं और उन्हें मदद चाहिए। क्यों परेशान हैं भारत के रक्षा मंत्री? शायद इसलिए कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जनरल वीके सिंह के जन्मतिथि विवाद में रक्षा मंत्रालय ने गलत और अनैतिक काम किया है। राजनीतिक हस्तक्षेप से पहले के कागज और बाद के कागज अलग अलग कहानी कह रहे हैं। प्राप्त दस्तावेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लीगल एडवाइजर डिफेंस के इस पत्र में इंदर कुमार लीगल एडवाइजर डिफेंस ने 14 फरवरी 2011 को रक्षा मंत्रालय को अपने नोट के पैरा डी में लिखा। It has also been observed from the file that in the application form of UPSC in a 15 probably field by another person wherein the date of birth has been mentioned as per high school certificate. Rajasthan board as the rules of UPSC clearly state that the date of birth as mentioned in high school certificate is to be accepted as correct and legitimate. मतलब ये कि लीगल एडवाइजर ने रक्षा मंत्रालय को ये साफ साफ कहा है कि यूपीएससी के फॉर्म को किसी दूसरे व्यक्ति ने भरा है और यूपीएससी के मुताबिक भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की जन्मतिथि ही मानी है। लेकिन जब वाहनवती तस्वीर में आते हैं तो अपने दिमाग द्वारा दी गई राय जरूर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ कहते हैं कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि न हाई स्कूल के सर्टिफिकेट वाली मानी जाए न यूपीएससी वाली, बल्कि 1950 मानी जाए। वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार का दस्तावेज तैयार कर दिया है। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हमारी पूरी जांच हमें बताती है कि जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि का विवाद जानबूझकर जनरल जे सिंह और जनरल दीपक कपूर का पैदा किया है। उनकी जन्मतिथि सभी सबूतों के अनुसार भारत सरकार के कानून मंत्रालय की राय के अनुसार
राजनीतिक हस्तक्षेप से पहले की राय के अनुसार 10 मई 1951 उनकी जन्मतिथि पर जल्दबाजी में फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हमने इसे एक्सपोज कर दिया था। फैसले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय माफिया शायद है जिसने सारे दबाव बना दिए हैं। मीडिया और डिफेंस जर्नलिस्ट भी इनके संपर्क में हैं। अब जनरल वीके सिंह के हाथ में है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या राज्यपाल बनने का जो उनके सामने प्रस्ताव आने वाला है, सरकार उनके सामने ये प्रस्ताव रखने वाली है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने ऊपर लगे दाग के साथ रिटायर होना चाहते हैं। पर प्रधानमंत्री को तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खत का जवाब तो देना ही चाहिए कि क्या जनरल विक्रम सिंह की बहू पाकिस्तानी नागरिक है। और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, कृपा करके इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दीजिए। जनरल विक्रम सिंह की बहू पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, इसका खंडन कर दीजिए, कहिए कि वो नहीं है। अगर आप नहीं खंडन करते हैं तो आपके ऊपर भारत की सेना को एक ऐसा जनरल देने का इल्जाम जाएगा जिसके घर से सारी कहानी, सारी खबरें पाकिस्तान के पास जाएंगी। पाकिस्तान से हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं, पाकिस्तान से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी खुफिया जानकारी हम नहीं देना चाहते। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।